शायरी है, जो आपको मोहब्बत आपको जोड़े रखती है उसके लिए शायरी है। और ये चैनल आपके लिए जो बिहार पुलिस, रेलवे कंपटीशन या आर्मी, बीपीएससी, दरोगा तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और अगर 10 कक्षा में है तो आपका मैथ भी इसमें डाला जाता है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक शायरी। लड़ाई झगड़े किसके बीच नहीं होते, रूठना मनाना किसको नहीं आता। लड़ाई झगड़े किसके बीच नहीं होते हैं, रूठना मनाना किसको नहीं आता। एक मोहब्बत है जो सबको जोड़े रखती है, नहीं तो छोड़ कर जाना किसको नहीं आता। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। के बाद जब उद्योगपति के दिमाग में जब आया, 8 उद्योगपति ने स्टार्ट 1944 में सोचा कि जब हमारे नेता इतने सोच रहे हैं तो हम जो है 8 उद्योगपति बम्बई में प्लान कर रहे थे बैठ कर कि हम लोग अपनी प्रति व्यक्ति आय को दुगुना कैसे करें। तो कितने उद्योगपति थे? 8 उद्योगपति। कहाँ कर रहे थे? मुंबई से। तब उन्होंने इतना जब जोर से स्टार्टिंग जब होने लगा, एक पुस्तक को पढ़ने के बाद उद्योगपति का दिमाग चला। कौन सा पुस्तक? प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। इसके लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। ठीक है। अब जब एम विश्वेश्वरैया ने किया था तो 1950 में एक नेता आया हम लोग के सामने सर्वोदय योजना लेके। कौन सा योजना लेके? सर्वोदय योजना। ठीक है। इसका कौन किया था? जयप्रकाश नारायण। इसमें क्या था? सर्वोदय योजना क्या था? या गरीब हो या अमीर हो, सभी के लिए एक प्रकार का विकास होना। यानी चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो, सब तबके के लोग उठाना। क्योंकि हम लोग जस्ट 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। उसके बाद जब आज़ादी जब हुआ था उस समय सोचिए आप, पूरे देश में आग लगा था, गरीबी का, अशिक्षा का, एकदम ना बेरोजगारी, आदमी भूखे तरस रहा था। उस समय जयप्रकाश योजना ने बोला नहीं, अभी किसी को नहीं, सभी को विकास होना चाहिए, सबका विकास, या गरीब हो या अमीर हो, सबका साथ में विकास होना चाहिए। तो उन्होंने जो सर्वोदय योजना चलाया था 1950 में। तो आपसे पूछेगा सर्वोदय योजना किसने चलाया था? जयप्रकाश नारायण ने। 1 लाइन ऑब्जेक्टिव में या बैंक में, एसएससी में, रेलवे में आपका एग्जाम में पूछता है, या बिहार पुलिस, दरोगा, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें पूछेगा। जयप्रकाश नारायण ने इसका शुरुआत किया था। तब जो है धीरे धीरे हम लोग का नेता का दिमाग में, हम लोग का देश के दिमाग में आने लगा कोई योजना प्लानिंग करे। बिना योजना का आप कुछ भी स्टार्टिंग करते हैं तो ये नहीं हो पाता है। चाहे आप पढ़ाई करें या दिल्ली जाए, दिल्ली भी जाते हैं ना तो 4 दिन 5 दिन ठेकुआ पूड़ी ये सब बना के स्टार्ट कर रखते हैं और रखते हैं कि कैसे जाना है, टिकट का प्लानिंग, कब आना है, कहाँ रहना है, सबका प्लानिंग होना चाहिए। इसी तरह भी कोई भी काम कीजिए ना, जैसे आप पढ़ाई भी करते हैं तो प्लानिंग जरूर होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है और क्या चीज़ के लिए पढ़ना है, हमको ई कोर्स कंप्लीट करना है। वो प्लानिंग रहेगा तो आप एक नहीं होता है कि एक सही उचित ढंग से तैयारी हो पाएगा और कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकाल पाइएगा। उसी तरह भारत सरकार भी दिमाग में आया था, जब तक मेरा कोई प्लानिंग नहीं होगा, नई योजना होगा, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो योजना आयोग का जो शुरुआत होने का स्टार्ट जो हुआ था, कौन सा बुक से हुआ था? प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया, जो एम विश्वेश्वरैया से। ठीक है। अब स्टार्ट होता है नियोजन क्या है। अब पूछिएगा सर राष्ट्र नियोजन क्या है? जैसे आप लोग कहीं पिकनिक के बनाने जाते हैं तो आप नियोजन करते हैं, क्या चीज़ प्लान करते हैं, क्या क्या करना है। उसी तरह पे हम लोग का देश अगर कुछ चीज़ को करना रहे या विकास की ओर करना रहे या कोई काम करना रहे तो वह भी एक प्लान बनाएगा, उसे राष्ट्र नियोजन कहेंगे। राष्ट्र नियोजन में क्या होता है? संसाधन का उचित उपयोग के लिए सरकार नियोजन करती है। क्या करती है? संसाधन। जैसे आपके पास मान लीजिए आलू है, गोभी है, सोना है, चांदी है, पैसा है, तो उसका उचित उपयोग जब तक नहीं हो, एक सब जिसको जो जरूरी हो उसका उपयोग करना जरूरी है, और जिस लोग को जिस चीज़ का जरूरी हो उसको भी देना जरूरी है। तो इसमें क्या हुआ? संसाधन, जितने भी संसाधन थे उसका सही ढंग से उपयोग करवाना। तो इसमें स्टार्टिंग किया था राष्ट्र नियोजन। तो राष्ट्र नियोजन के बाद आता है, उसके बाद सरकार दिमाग में प्लानिंग चलता है। देखिए आज़ादी के बाद तो हम लोग का बेहाल था, तब योजना आयोग आता है। योजना आयोग क्या करता है आपका? यह योजना आयोग 1950 में कब आया था?
15 मार्च 1950 में आया था। कब आया था योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में आया था। यह योजना आयोग यह भारत के लिए योजना कर रही थी, एक साल के लिए कर रही थी। तब इसके संस्थापक जब इसका कंसेप्ट लेके आया था, केसी नियोग कहाँ गए थे? रूस जब घूमने गए थे तो वहाँ का व्यवस्था देखा कि भाई सब काम एकदम प्लानिंग की तरह होता है। इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये सहयोग करना है। तो उनके दिमाग में आया था केसी नियोग। इसके संस्थापक योजना आयोग संस्थापक कौन थे? केसी नियोग, ठीक है। केसी नियोग स्पेलिंग केसी नियोग। यह रूस गया था। रूस जब गया था ना तो वहीं से ये योजना आयोग को उठा के लाया। देखा कि बहुत बढ़िया योजना आयोग है और सभी का विकास हो रहा है इससे, तो क्यों ना हम अपने भारत में विकास कर पाए। जैसे कि आप घर बनाते हैं ना तो पड़ोसी का घर देखते हैं किस तरफ से बना है, उसका घर बना है अच्छा, तब अपना घर छत भी उसी टाइप से बनाते हैं। उसी तरह भारत भी इसी तरह से, देखिए दिमाग में कंसेप्ट कैसे आएगा? दूसरे देश को देख के आएगा। उन्होंने रूस को देख के सीखे थे हम लोग योजना आयोग। रूस ने क्या किया था? केसी नियोग गया था योजना आयोग, उसको अच्छा लगा और बोला कि नहीं, योजना आयोग बनाने के लिए हमको इसका अध्यक्ष चुनना पड़ेगा। तो इनका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री जब होता है तो यह बताइए, योजना आयोग जो बना था असंवैधानिक आयोग था, असंवैधानिक आयोग था। क्या था? असंवैधानिक आयोग था। कैसा आयोग था? असंवैधानिक। देखिए हम इसमें समझते हैं संवैधानिक और असंवैधानिक। संवैधानिक और गैर संवैधानिक। देखिए असंवैधानिक था, गैर संवैधानिक, सॉरी बताते हैं आपको। गैर संवैधानिक और असंवैधानिक में अंतर क्या होता है? गैर संवैधानिक। तो योजना आयोग कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था। देखिए संवैधानिक उसे कहते हैं जो संविधान में लिखा गया है, और योजना आयोग कब बना था? जब संविधान लागू हुआ था। देखिए जब संविधान, असंवैधानिक उसे कहते हैं जिसके संविधान में करने पर प्रतिबंध है, और गैर संवैधानिक किसे कहते हैं? जो संविधान के बाद आया है, इसको समझते हैं गैर संवैधानिक। देखिए जब योजना आयोग जब बन रहा था तो संविधान बनने के बाद बना था। संविधान में बहुत सारी बातें लिख दिया था। अब बताइए बनने के बाद तो लिखा नहीं जाता है, संशोधन नहीं किया जाएगा, तो इसे गैर संवैधानिक में रखा। गैर संवैधानिक कहने का सेंस है जो संविधान में नहीं है। जैसे कि बहुत बात संविधान में नहीं है, गुपचुप खाना संविधान में नहीं है, देखिए उसके बाद जैसे कि ये भी संविधान में नहीं, योजना आयोग भी संविधान में नहीं था क्योंकि संविधान इससे पहले बहुत सारा बात है। घूमना, अब बताइए मीट खाना संविधान में लिखा है? नहीं लिखा है, लेकिन उसको हम क्या कहें? गैर संवैधानिक है। और उसके बाद गाना सुनना संविधान में लिखा है? नहीं लिखा है, तो ये आपका क्या है? गैर संवैधानिक है। कहीं किसी से बात करना, ये तो संविधान में लिखा है इसलिए संवैधानिक है। ये बोलने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी ये है। अगर मान लीजिए हमको वीडियो बनाना, इस संविधान में लिखा है, यह भी गैर संवैधानिक है। मान लीजिए असंवैधानिक क्या है ये भी समझते हैं। देखिए असंवैधानिक मतलब होता है जो संविधान में नहीं है। मान लीजिए मीट खाना, तो मीट खाना संविधान में नहीं लिखा है, तो चलिए ये चीज को माना जाएगा मीट खाता है आदमी। अगर आप आदमी का मीट खाने लगे तो यह गैर असंवैधानिक हो जाएगा। मान लीजिए तलवार रखना, पंजाबी लोग तलवार रखते हैं, वही तलवार से आप किसी काटने उठने लगिएगा, इसका मतलब है कि आप असंवैधानिक काम कर रहे हैं, जो संविधान में प्रतिबंध है। इससे क्या होगा आपका कि आपको सजा हो सकती है, किसी का अधिकार को आप नष्ट कर रहे हैं, तो आप उसे असंवैधानिक, गैर संवैधानिक समझ गए, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, जो कि है उचित है, जो उचित है। जैसे कि ये देखिए घूमना उचित है, बात करना उचित है, यह योजना आयोग उचित है। अगर मान लीजिए किसी की बात करते करते जीभा टान दीजिए, उसका गला काट दीजिए, यह अनुचित है।
कहीं अति गोली चलाती, लाइसेंसी गोली चलाना उचित है। अगर गैर लाइसेंसी गोली आते तो उसे असंवैधानिक हम कहेंगे। ठीक है, अब आते प्रधान योजना आयोग कैसी संस्था है? असंवैधानिक संस्था है। अब इसको कौन सा सूची में रखा गया था? समवर्ती सूची में। कौन सी सूची में? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र का ही कानून मान्य होगा। क्यों? क्योंकि यह समवर्ती सूची में इसलिए रखा गया था क्योंकि इस पर राज्य आएगा और केंद्र आ गया। तब जो है ना, इधर हाल फिलहाल योजना आयोग का ही दूसरा रूप है नीति आयोग। देखिए, पहले सरकार योजना बनाती थी और योजना बना के फिक्स पैसा देती थी। अब बनाया सरकार, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, उन्होंने योजना आयोग को बदला और बदल के 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का नाम नीति आयोग रख दिया। क्यों नीति आयोग रख दिया? उन्होंने बोला अब यह पुरानी मॉडल है, हम लोग अपडेट हो चुके हैं, इसका नाम नीति आयोग रखे। तो कभी कभी नीति का फुल फॉर्म पूछता है। एन से हुआ नेशनल, आई से हुआ इंस्टीट्यूशन, और फोर्थ जो है एफ से हुआ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। देखिए, आई एन से हुआ नेशनल, आई से हुआ इंस्टीट्यूशन, टी से हुआ ट्रांसफॉर्मिंग, आई से हुआ इंडिया। यहाँ लिख दिए हैं, थोड़ा इंग्लिश मेरा ठीक नहीं है। ठीक है, देखिए अब आते हैं कब बनाया था। 1 जनवरी 2015 को बना था। यह नेशनल आयोग का जो नीति आयोग का बनाया गया था, योजना आयोग के जगह में ही बनाया गया था। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए, अब इसमें दिक्कत आने लगी। एक योजना आयोग बना था। देखिए, जैसे कि हम लोग का 29 राज्य है, 28, अभी तो 28 राज्य हो गया। अब 28 राज्य या कितना राज्य है, सबका अलग अलग प्रॉब्लम है। अगर आप राजस्थान में जाइएगा तो वहाँ पानी का प्रॉब्लम है। अब बिहार में जाइएगा तो देखिए, केंद्र आप दिल्ली में बैठे बैठे सभी राज्यों का जायजा नहीं ले सकते हैं। तब एक प्रकार का कंसेप्ट आया था राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। यह प्रधानमंत्री प्लस सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री। अब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री क्यों लिए? देखिए, अब समझना पड़ेगा आपको। देखिए, अब दिल्ली में बैठे, मान लीजिए नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे बैठे बिहार का जायजा नहीं ले सकता है, राजस्थान का जायजा नहीं ले सकता। अब उसे राजस्थान का मुख्यमंत्री बताए। जैसे राजस्थान में प्रॉब्लम है पानी का समस्या, वहाँ पानी, जैसे आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के नीचे में आपका टंकी होना चाहिए। 5 बजे सुबह पानी आएगा और 5 बजे शाम में पानी आएगा, वो पानी स्टोर करके आप रखिए। अब बिहार में क्या समस्या है, यहाँ पानी के कारण बाढ़ आ जाता है। देखिए, अब ये बात आपको कौन बताएगा? यहाँ का मुख्यमंत्री। तो आपको यह राष्ट्रीय विकास परिषद में मुख्यमंत्री रखना अति आवश्यक हो गया था। और वहाँ तमिलनाडु चल जाइए, दिल्ली चल जाइए और जम्मू कश्मीर चल जाइए तो वहाँ बर्फ का अति क्या है, प्रॉब्लम है। सभी की भौगोलिक दशाएं अलग अलग है, तो आपको रखना भी पड़ेगा। देखिए, बिहार में एक प्रकार का बाढ़ समस्या है। अब बाढ़ का समस्या आप बताइएगा नरेंद्र मोदी को, तो फिर नरेंद्र मोदी कुछ उसके लिए पैसा या फंडिंग करेंगे। देखिए, हमारा बाढ़ खत्म हो सकता है, लेकिन यहाँ का नेता कभी नहीं चाहता कि बाढ़ खत्म हो, क्योंकि उसको भी कमाई हो रहा है। यहाँ अगर 1000 करोड़ अगर देता है नेता लोग को, 1000 करोड़ यहाँ फंडिंग करता है, तो 900 करोड़ यहाँ पे जानते हैं नेतवे लोग खा लेगा। मात्र 100 करोड़ बांटेगा, 100 करोड़ बांटेगा, क्योंकि हर साल उसको कमाई हो रहा है। इसलिए नेता लोग कभी नहीं चाहता है बिहार में बाढ़ खत्म हो। बिहार में बाढ़ खत्म करने के लिए मात्र 2-2.5 साल से बिहार में बाढ़ को खत्म किया जा सकता है। यह हमारा प्यारा बिहार है। देखिए, यहाँ गंगा सिस्टम है। देखिए, इस एरिया में जो है ना, प्रत्येक बार बाढ़ आता है, लेकिन ये एरिया सूखा पड़ जाता है। यही पानी को हम अगर पाइप लगा के या नहर बना के इस आ जाए तो यहाँ बाढ़ से भी हम कम हो जाएंगे और यहाँ सूखा से भी आ जाएगा। लेकिन नेता लोग ऐसा नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? इसको हर बार कमाई होता है, इसी के बहाने से इलेक्शन सब चीज़ जीतते हैं। चलिए, अब समझते हैं बिहार का प्रॉब्लम तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो प्रधानमंत्री प्लस सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पे आते हैं और यह पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करते हैं। क्या करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद? पंचवर्षीय योजना का पंचवर्षीय
योजना का अनुमोदन करते हैं। ठीक है, तो अनुमोदन मतलब इसके बारे में जानते हैं। पंचवर्षीय योजना जब हमारे देश भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब उन्होंने भारत में प्लांट इकोनॉमी के पुस्तक लिखा गया था एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1939 में। उसके बाद हमारे देश में अंग्रेज से हम लोगों ने छुटकारा पा लिया था। अब छुटकारा अंग्रेज से पा लिया था, ये भी हम लोग को संतुष्ट हो गया था, लेकिन भारत में एक आंतरिक समस्या जो भूखमरी, बेरोजगारी, उसको निदान करने के लिए हमारा भारत सरकार नेहरू जी के काल में स्टार्ट किया था क्या, पंचवर्षीय योजना। जो पंचवर्षीय योजना मतलब प्रत्येक 5 साल में होता था, 5 साल का योजना बनाया जाता था। इस योजना के तहत टारगेट होता था कि क्या हम किसको ज़्यादा बेनिफिट दें, किस चीज़ में ध्यान दें। सबसे पहले आप अगर अपना गरीब हैं तो सबसे पहले आदमी अपना पेट भरता है, ठीक। तो सबसे पहली योजना थी जो पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 56 तक थी, जो कि कृषि पर आधारित थी। याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पे आधारित थी, 1951 से 56 में थी। किस पे थी? बोलेगा कृषि क्या करना था, कृषि का आय क्या करना था, दोगुना कर देना था बस। और यह योजना सफल योजना थी, ठीक है। सबसे पहले भारत सरकार दिमाग लगा, पहले हम जनता का पेट भर दें पूरा, उसके बाद कुछ सोचे ना। आप गरीब हैं तो पहले खाइएगा, उसके बाद दिमाग काम करता है, ठीक है। तो भारत सरकार भी जानता था कि पहले गरीब को हम खिलाएंगे। तो यह योजना सफल योजना रही थी। कैसी योजना रही थी? सफल योजना। और इसमें कृषि का आय में दोगुना करना था, यह सफल भी रहा था। अब आते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं हुआ तो कृषि पे ध्यान दिया, उसके बाद दूसरा में, अब देखिए, अगर आप खाना खा लेते हैं तब उसके बाद आपके दिमाग आता है अब कुछ ना कुछ काम करें। तो भारत सरकार भी कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया था। यह काम जो उद्योग के रूप में, बड़े बड़े उद्योग के रूप में, हमने शुरुआती दौर में वीडियो में बता दिया था कि आपको शुरुआती में 8 उद्योगपति मुंबई में किस तरह प्लानिंग किया, तो उसके बारे में भी बता दिया था। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ध्यान दिया गया, उद्योग पर। यह योजना भी सफल योजना थी। द्वितीय पंचवर्षीय में किसमें ध्यान दिया? उद्योग पर। याद रखेगा 5 साल का, 56 से 61 तक, 56 से 61 तक। उसके बाद यह भी सफल था। उद्योग पर मुख्य लक्ष्य क्या था? मुख्य लक्ष्य क्या था? मुख्य लक्ष्य था उद्योग। वो क्या था? उद्योग। लिख देते हैं मुख्य लक्ष्य, आप लोग नोट करते रहिएगा। मुख्य लक्ष्य क्या था? उद्योग। यानी देखिए, खाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? काम भी करना पड़ेगा। तो भारत सरकार भी काम करना स्टार्ट कर दिया था। अब इसमें यह योजना में मुख्य लक्ष्य यही था कि हम किसी तरह उद्योग को बढ़ावा दें। तो भारत सरकार ने सोचा हमने 3 बड़ी कंपनी को खोलेंगे, जो जर्मनी, यूके के सहायता से खोला गया है। देखते हैं कौन कौन कंपनी है। एगो है भिलाई, यह भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य में है। भिलाई स्टील प्लांट है जो कि छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़, ठीक है। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। छत्तीसगढ़। अब किसके सहायता से? यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूके के सहायता से खोला गया। अब दूसरा आया था राउरकेला। राउरकेला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। यह जो है उड़ीसा राज्य में पड़ता है। यह भी स्टील प्लांट है जो कि कहाँ खोला गया, किसके सहायता से खोला गया था? उड़ीसा में है। और जर्मनी की सहायता से खोला गया था। किसके सहायता से? जर्मनी। किसके सहायता से? जर्मनी देश ने काफ़ी सहयोग किया इसको कि आप खोलिए, हम आपका बिजनेस को बढ़ावा देंगे। भारत का साथ भी दिया था जर्मनी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो देखो, दूसरी में 3 उद्योग था, राउरकेला, भिलाई, एक दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम
बंगाल, यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो इसके सहायता से इसको भी यूके के सहायता से खोला गया था। आपको बस यही पूछेगा दूसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल किसमें था, तो 1956 से 61 के बीच में। तो मुख्य लक्ष्य उद्योग को था, और इसमें याद रखेगा ये जो बनाया गया था, ये जो हम पहला भूल गए, देखिए पहला क्या था, हेराल्ड मॉडल, यानी हेराल्ड डोमर में था, ठीक है, क्या था, हेराल्ड डोमर, ठीक है, हेराल है, ठीक है, लो है हेराल्ड डोमर। बोले पहला कृषि पंचवर्षीय योजना इस बार बीपीएससी में पूछा गया था, पहली पंचवर्षीय योजना किस पर मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड मॉडल पर। किस मॉडल पर, हेराल्ड मॉडल पर, ठीक है। ये पूछेगा कौन सा मॉडल पे आधारित था, बताइए तो, मॉडल कौन सा मॉडल पे आधारित था, पीसी महान लोबिस, पीसी महान लोबिस, यानी कि योजना बनाया गया था पीसी महान लोबिस के सहायता से। इसमें मॉडल में क्या था कि इसमें बताया गया कि बस हमको क्या करना है, पीसी महान मॉडल पर आधारित। तो पूछेगा दूसरी पंचवर्षीय किस योजना पर आधारित था, कृषि योजना। इसमें कितना उद्योग, 3 उद्योग को ध्यान में रखा गया था, और तीसरी उद्योग को ध्यान में रखते हुए 3 उद्योग को बनाया गया था। अब स्टार्ट करते हैं हम तीसरी पंचवर्षीय योजना। आपसे बीपीएससी में इस बार भी क्वेश्चन पूछा था, बताइए यह योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत कौन कौन सा उद्योग खोला गया। तो ये भिलाई है, राउरकेला है, दुर्गापुर है, किसके सहायता से, भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, यूके यूनाइटेड किंगडम, और या जर्मनी और यूके, ठीक है। अब हम समझते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना, यह देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ना, सफल योजना थी। कैसी योजना थी, सफल योजना थी, याद रखिएगा कैसी थी, सफल। अब स्टार्ट होते हैं हम भारत का, कि इसमें ध्यान दिया गया था। देखिए अब आते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि इसमें कार्यकाल था आपका, तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1961 से 66 में रखा गया था। कितना रखा गया था, 1961 से 66 में। इसमें मुख्य फोकस यही था कि हम क्या करें, इसको बढ़ाएं, किसको, एक तो कृषि को भी लेंगे, मुख्य लक्ष्य हम लिख देते हैं, मुख्य लक्ष्य यहाँ लक्ष्य लिख देते हैं, मुख्य लक्ष्य क्या था, कृषि प्लस भारी उद्योग मतलब उद्योग को बनाना था, उद्योग, ठीक है, कृषि और भारी उद्योग। इस उद्योग के तहत जो है 2 पंचवर्षीय योजना को बनाया गया था। सबसे पहली देखिए इसमें उद्योग में क्या किया था, कृषि प्लस दोनों। देखिए पहला योजना में कृषि और दूसरा योजना में अगर दोनों को मर्ज करके तीसरी योजना चलाया गया था, 61 से 66 थी। यह योजना असफल रही थी। असफल रहने के कारण निम्नलिखित है। कारण क्या रहा था, कारण देखिए सबसे पहले नेहरू जी ने उसमें एक क्या किया था, समझौता किया था, ताशकंद समझौता। उस समझौते के तहत बोला था कि हम आपसे युद्ध क्या करेंगे, कोई भी चीज़ होगा तो हम 10 साल युद्ध को टाल देंगे। लेकिन उन्होंने मात्र पहले बोला कि हम इतना नहीं माना कि हम 10 साल 20 साल तक माना गया था। लेकिन नेहरू जी बोला था 20 साल तक रुकिए, अब उसके बाद आप कोई भी वार्तालाप यानी झगड़ा झांटा नहीं करेंगे। तो इसमें बोला गया था। लेकिन क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था बताइए, इन्होंने 1962 में चाइना से लड़ाई हुआ था, भारत और पाकिस्तान, चाइना का, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था, 1962 में, ठीक है। भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ था। इस कारण से क्या, अब देखिए इसमें चीन जीत गया, भारत हार गया। देखिए हम लोग अभी भारत को बना रहे थे, उस समय चीन हमारे ऊपर हमला कर देता है। न ही उस समय टेक्नोलॉजी की सहायता है, न ही हम CDS का पद था, न ही तीनों सेना का कमांड था कि हम लोग किसी तरह फिर भी हम लोग ने बहुत लड़ा। लास्ट में भारत की हार हुई, जो कि अफसाई चीन में कब्जा कर लिया गया है जम्मू कश्मीर के कुछ भाग में, ठीक है। 1962 में भारत और चीन का लड़ाई हुआ, जिसमें चीन विजय रहा। तो यहाँ भारत हारने के कारण
तो 1965 में पाकिस्तान भी देखते रहा। पाकिस्तान सोचा कि ये तो चीन से हार गया भारत, अब हम क्या करते हैं, भारत और पाक युद्ध हो गया। भारत, स्वागत, देखिए अब भारत चीन से तो युद्ध हार चुका था, लेकिन उसके सामने दूसरा युद्ध भी खड़ा हो गया। सफल असफल होने के कारण देखिए, बताइए अब देखिए, आप अगर संकट में रहे ना, आपके और संकट आ जाएगा। भगवान आपको संकट में दिया, दुख दे तो और दुख आ जाएगा, आपके अनुसार से सुख नहीं आएगा। इसी तरह भारत में के साथ हुआ था। अगर वो संकट में था, चीन से तो हार गया था, अब पाकिस्तान लगले ये हो सोचा कि हम क्या करें, हरा देंगे भारत को। लेकिन 1965 में इन्होंने क्या किया, भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ, इसमें भारत विजय हुआ, भारत विजय हुआ। दरअसल देखिए, पाकिस्तान एक युद्ध, देखिए मान लीजिए कितनों, देखिए अब बड़ा आदमी से लड़िएगा तो आपका बुरा हाल होगा। पाकिस्तान को हम लोग नींदों में हरा सकते हैं, अगर सोते रहेंगे ना तो फिर भी हरा दे, इतना कमजोर देश है वो, ठीक है। मान लीजिए अगर आप ट्रक और स्कूटी का लड़ाई होगा, ट्रक को तो हल्का हल्का चोट लगेगा, ठीक है, लेकिन स्कूटी का क्या हाल होगा आप जानते हैं ना, ट्रक इतना बड़ा है। भारत एक ट्रक की तुलना में पाकिस्तान को हराना जैसे ट्रक और स्कूटी का टक्कर है। ट्रक को स्कूटी से थोड़ा थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का होगा, लेकिन स्कूटी का हाल चकनाचूर किया जाएगा। इसी तरह भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। अगर भारत इससे लड़ता है ना, तो समझ ले स्कूटी का हाल करता है। फिर भी देखिए एक हरामखोर हार गया, तो मतलब देखिए पाकिस्तान हार गया, आपका पाकिस्तान, पाक युद्ध, पाकिस्तान हार गया यहाँ पे, अब भारत जीत गया, असफल हो गई। फिर 1966 में क्या हुआ था, सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिया था, किसान का मनोबल बढ़ाने के लिए। देखिए आप तो जानते हैं, अब अगर आपका घर में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी के साथ में दोस्त अगर फेल हो जाए एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में तो होते ही रहता है, तो उसको दिलासा दिलाने के लिए जब आप तो दिलासा दिलाइएगा ना, उसी तरह अगर हमारा असफल योजना है 1966 में, देखिए दुख का कारण देखिए कैसे आता है, पंचवर्षीय योजना। हम लोग के तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम लोग का लाइफ में अगर बेरोजगार रहते हैं तो ऐसे आएगा दुख आपके साथ में, ठीक है। 1966 में सूखा पड़ गया था, सूखा। इसी समय में जय जवान जय किसान का नारा दिया था, कौन, जय जवान जय किसान, कौन दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। कौन दिया था, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री दिया था। अब इन्होंने दिया था तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक उद्योग भी बनाया गया था। कौन कौन सा उद्योग था ये भी देख लेते हैं। उद्योग दिया गया था अब बोकारो स्टील प्लांट, जो कि रूस के सहायता से बनाया गया। बोकारो झारखंड में है, बोकारो स्टील प्लांट किसके सहायता से बनाया गया था, रूस के सहायता से। किसके सहायता से बोकारो स्टील प्लांट, रूस के सहायता से बनाया गया था। अब इसमें देखिए, अब तो असफल रही थी, तो हमारा आया इसमें लाल बहादुर शास्त्री, एक बूढ़ा था, उसको भारत को दिलासा दे, भारत के किसानों को बोला, फौजी को भी बोला। देखिए एक तो यहाँ बेचारा का फौजी का मनोबल टूट गया था चीन से हार के, अब भारत से जीता तो देखिए भारत इसे पाकिस्तान से जीता तो उतना खुश नहीं था, चीन से जो हार गया था उसी कारण से दुखी था। क्योंकि देखिए आप छोटा मोटा बच्चा को मार दीजिएगा तो उतना जीत लीजिएगा तो उससे क्या मतलब है, क्या, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ दम अभी भी है, अभी भी वही हाल है पाकिस्तान का। अब देखो उसमें आपका सहयोग देने के लिए आगे आया हमारा लाल बहादुर शास्त्री, तो उसी समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्योंकि देखिए सूखा तो 1966 में पड़ गया था, बोला जय जवान, क्योंकि उसको हार गया तो जवान को भी बुलंदी हुआ, और जय किसान बोला था लाल बहादुर शास्त्री। अब यहाँ पे होता है, अब हरित क्रांति की शुरुआत होता है, यहाँ हरित क्रांति की शुरुआत इसी योजना में हुआ था। अब इसके बाद जो योजना दिमाग, अगर आपके घर में कुछ आग लगता है या कुछ हो जाता है, मतलब बाढ़ पीड़ित से,
तो आपका दिमाग में कुछ नहीं आएगा, उस समय एकदम पूरा टेंशन रहेगा। तो भारत सरकार पे भी टेंशन है। मान लीजिए उसके समय शादी ब्याह का भी योजना नहीं बनेगा। मान लीजिए घर में आग लग गया तो आप बहन का शादी ब्याह करवाइएगा या भाई का शादी ब्याह करें, नहीं, उस समय अपना आग को बुझाइएगा, घर को बनाइएगा। उसी तरह भारत सरकार में भी आग लगा था, भारत के देश में भी। तो भारत सरकार उसी तरह बोला कि नहीं अभी योजना फोजना नहीं, योजना अवकाश 1900 अब आया था 1966 से लेके 59 तक योजना बन रहा। 3 साल, 3 साल कुछ नहीं, एकदम फोकस करेंगे हम लोग अपना, एक एक साल का योजना चलाएंगे, 3 साल तक योजना बन रहा था। बस ठीक है, तो योजना बंद कीजिएगा, लेकिन हम लोग का हरित क्रांति स्टार्ट कीजिए। तो हरित क्रांति आया जब, देखिए हरित क्रांति इसी योजना के तहत आया था, हरित क्रांति। जब हरित क्रांति आया तो हरित क्रांति, देखिए यहाँ से हम लिख देते हैं, इधर देखते रहिएगा। हरित क्रांति आया तो हरित क्रांति में देखिए जब अमेरिका का था नॉर्मन बोरलॉग, अमेरिका, इसका हरित क्रांति जनक अमेरिका का अगर बोलेगा पूरे विश्व लेवल का तो नॉर्मन बोरलॉग। अब भारत का बोलेगा तो भारत का कौन सा जनक बताइए, हरित क्रांति के भारत का जनक कौन है? स्वामीनाथन। अब इसमें जो है ना हरित क्रांति चलाया गया तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें क्वेश्चन पूछता है, बिहार पुलिस या आर्मी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछेगा तीसरी पंचवर्षीय, किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सा योजना? तीसरी। अब इसमें यह क्या किया था, इसमें तो कौन सा फसल को दिया गया, ध्यान में रखा गया था, फसल का नाम लेना है गेहूं और धान। और कौन सा क्या होता है खाद, कौन क्वालिटी का खाद? HYV, यानी इसका फुल फॉर्म होता है HYV। HYV का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई हिल्ड, यील्ड वेराइटी, VERITY वेराइटी, यह उन्नत किस्म का खेत। इसमें क्या था, गेहूं और धान का उत्पादन को दोगुना कर दिया था। किसका? गेहूं और धान का। आप नोट करते रहिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछता है गेहूं और धान। देखिए हरित क्रांति के संबंध इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, बिहार पुलिस या कुछ भी एग्जाम, तो उसमें पूछेगा आपसे HYLD, हाई यील्ड वेराइटी। अब इसमें हुआ था धान और गेहूं का उत्पादन बढ़ गया था, लेकिन इसमें घटा था क्या? दहलन और तिलहन। दाल का और इसका घट गया, दो चीज का, एगो था दाल का, एगो तिल का था। दोनों घटने के कारण क्या हुआ था, अब ये क्या हुआ था आपका, ये योजना पूरी तरह से क्या हुआ था, अब योजना में आया, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसका केंद्र खोला गया था यूपी में। केंद्र कहाँ खोला गया था? केंद्र था आपका यूपी में। अब फायदा किस राज्य को हुआ था? पंजाब को, ज्यादातर पंजाब में। इसमें कौन सा कैटेगरी का बीज लगाया था? एकदम पूरा एकदम पैदावार इतना ज्यादा हुआ था गेहूं और धान का, उस समय हम लोग का बस सूखा नहीं रहता था और पैदा भयंकर पैदा हुआ था, इतना पैदा हुआ था हम लोग खा नहीं पाए, एक्सपोर्ट किए। हम लोग का एक अनाज भी गोदाम में हो गया और सभी लोग